हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज भारतीय संविधान पार्ट 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 12 से 35 में दिया गया है और मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद 51 क में दिया गया है, इसको जानेंगे कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं जो 12 से 35 में दिए गए हैं और कितने मौलिक कर्तव्य हैं जो अनुच्छेद 51 क में दिए गए हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से पेट, आर एसएससी और सभी वनडे एग्जाम्स में एक प्रश्न आना तय है। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले देखते हैं मौलिक अधिकारों को। तो मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है मौलिक अधिकार? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये मानवाधिकार भारत के नागरिकों को प्रदत्त है, मतलब दिया गया है, प्रदान किया गया। प्रदत्त का मतलब हो गया कि प्रदान किया गया है या फिर दिया गया है। तो कहाँ से 12 से 35 तक मौलिक अधिकार जो हैं यह भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, क्योंकि संविधान बताता है कि ये अधिकार क्या है, अनुलंघनीय। इसका मतलब हो गया कि इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति जो है मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि अगर कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो संबंधित व्यक्ति जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब देखते हैं, जीवन का अधिकार, गरिमा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार सभी 6 मुख्य मौलिक अधिकारों में से एक हैं। मतलब कितने मौलिक अधिकार हैं हमारे? तो मुख्य रूप से हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। कितने दिए गए हैं? 12 से 35 में 6 मौलिक अधिकारों को दिया गया है। एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वे 6 मौलिक अधिकार हैं हमारे। देखते हैं, सबसे पहले क्या है तो समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। इससे संबंधित अनुच्छेदों को हम नीचे देखेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार तीसरा है, चौथा क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, और छठा जो हमारा है अंतिम संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं। अब इनको हम आइए नीचे क्रम से डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये मौलिक अधिकार हमारे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि मौलिक अधिकार क्या हैं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित बुनियादी क्या है, मानवाधिकार है। मानव को दिए गए ये 6 मौलिक अधिकार हैं जिनकी गारंटी सभी नागरिकों को दी गई है। ये क्या है, इसकी गारंटी संविधान देता है अपने सभी नागरिकों को। इन्हें जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना लागू किया जाता है। यानी कि सभी जो मौलिक अधिकार हैं 6, इनको ना तो कोई जाति देखा जाएगा, ना तो कोई धर्म देखा जाए और ना ही कोई लिंग। इन सब के आधार पर बिना भेदभाव किए सब पर समान रूप से क्या लागू किया जाएगा ये 6 मौलिक अधिकार। गौरतलब है कि मौलिक अधिकार कुछ शर्तों के अधीन अदालतों द्वारा लागू किए जा सकते हैं। जैसे इससे पहले हमने डीपीएसपी को पढ़ा था, तो डीपीएसपी के बारे में हमने क्या देखा था कि वो क्या है, वाद योग्य नहीं है या फिर इम्फोर्सेबल है। इसके लिए डीपीएसपी के लिए व्यक्ति कहाँ, डीपीएसपी के लिए व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता था, ना तो हाई कोर्ट जा सकता था और ना ही सुप्रीम कोर्ट जा सकता था। लेकिन मौलिक अधिकारों के लिए व्यक्ति हाई कोर्ट भी जाएगा और व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है अपने मौलिक अधिकारों के लिए। इन्हें मौलिक अधिकार क्यों कहा जाता है? बिल्कुल जेन्युइन प्रश्न है कि आखिर इन्हें मौलिक अधिकार कहा क्यों जाता है। तो आइए जानते हैं क्यों कहा जाता है। इन अधिकारों को 2 कारणों से मौलिक अधिकार कहा जाता है। वे 2 कारण कौन कौन से हैं? वे संविधान में निहित है, यानी कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ पे, हमारे संविधान में दिए गए हैं और जो क्या करते हैं, व्यक्तियों को गारंटी देते हैं। और क्या है, वे न्याय योग्य हैं। वे मतलब कौन, मौलिक अधिकार क्या है, न्याय योग्य हैं, यानी कि क्या है, फोर्सेबल हैं। ये कैसे हैं? तो फोर्सेबल हैं क्योंकि यह अदालतों द्वारा प्रवर्तनीय है। इसके लिए अब व्यक्ति कहाँ जा सकता है, तो अपने जिला कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। इसीलिए क्या है, वाद योग्य है या फोर्सेबल हैं। उल्लंघन के मामले में कोई व्यक्ति अदालत का दरवाजा क्या कर सकता है, खटखटा सकता है। अब देखते हैं कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो हम ऊपर ही देख चुके हैं कितने मौलिक अधिकार हैं, तो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। अब देखते हैं कौन कौन से, एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
अनुच्छेद 25 से 28 तक। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिए गए हैं और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में ही संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि समानता का अधिकार क्या है, यानी कि राइट टू इक्वलिटी क्या है। समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी है क्या? तो कानून के समक्ष समानता, और यह बात कहाँ किस अनुच्छेद में किया गया है कि कानून के समक्ष समानता? तो अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि आगे देखते हैं, यह ब्रिटिश विधि, यानी कि विधि का मतलब क्या हो गया, संविधान या फिर कानून। हमने यह कहाँ से लिया है, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, और यह चीज़ हमने कहाँ से ली है, तो ब्रिटिश संविधान से हमने इस चीज़ को लिया है। यह भी पूछा गया है कि कानून के समक्ष समानता, राइट टू इक्वलिटी में कानून के समक्ष समानता आर्टिकल 14 में है, वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने लिया है। इसका अर्थ यह है कि राज्य पर बंधन लगाया जाता है कि वह सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन्हें समान रूप से लागू करेगा। इस लाइन का मतलब यह है कि चाहे व्यक्ति बड़े पद पर हो, छोटे पद पर हो, या फिर कोई राजनेता हो, आम व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एक समान कानून है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, चोरी करता है, तो जितनी सज़ा एक आम व्यक्ति को दी जाएगी उतनी ही सज़ा एक वीआईपी को भी दी जाएगी। कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो उसके लिए जितना एक आम व्यक्ति को जो कानून बनाया गया है, सज़ा के लिए प्रावधान है, वही सज़ा का प्रावधान जो है एक वीआईपी के लिए भी किया गया है। एक चाहे वो राजनेता हो या फिर कितने भी पैसे वाले हों, बिजनेसमैन हो, कुछ भी हो, सबके लिए क्या है, एक समान कानून है। मतलब एक ही समान कानून के तहत सबको सजा दी जाएगी बिना कोई भेदभाव किए। ना तो ऊंच नीच का भेदभाव किया जाएगा और न ही पद प्रतिष्ठा का भेदभाव किया जाएगा। तो यह है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति समान है, बराबर है। अनुच्छेद 14 इसकी बात करता है। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 को, कि अनुच्छेद 15 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 15 यानी कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भैया कोई यूपी में पैदा हुआ है, कोई बिहार में पैदा हुआ है, कोई राजस्थान में पैदा हुआ है, इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 15 कहता है चाहे आपका जन्म कहीं भी हुआ हो, लिंग कोई भी हो, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, या फिर कास्ट कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से हो, कोई भी आपका नस्ल हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। इन सब चीज़ों के आधार पर, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अनुच्छेद 15 बात करता है इसकी। अब देखते हैं अनुच्छेद 16 क्या कहता है। तो अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। इसको याद रख सकते हैं कि अवसर की समानता किस में दी गई है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16। मतलब लोक नियोजन का मतलब हो गया जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उन सारी वैकेंसीज को जनरल भी भर सकते हैं, ओबीसी भी भर सकते हैं, एससी एसटी भी भर सकते हैं, मतलब हर कोई भर सकता है उस फॉर्म को। जैसे पेट का फॉर्म निकला हुआ है, एसएससी जीडी का फॉर्म निकला हुआ है, या फिर आरओआर की जो वैकेंसी आने वाली है, तो इन सब ये जितने भी लोक नियोजन है वो, और उन सब में क्या होगा, जनरल भी, यानी कि जितने जनरल वाले व्यक्ति हैं, ओबीसी वाले हैं, एससी एसटी हैं, सभी क्या कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। तो यही क्या है, अवसर की समानता है कि सबको अवसर दिया जा रहा है, सबको मौका दिया जा रहा है फॉर्म भरने का और उस एग्ज़ाम में शामिल होकर एक नौकरी प्राप्त करने का। तो ये इस लाइन का यही मतलब है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यही चीज़ क्या है, अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में अवसर की समानता की बात की गई है, तो अनुच्छेद 16 में इसकी बात की गई है। अब देखते हैं इसको, तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पता नहीं कितनी बार इसको पूछा जा चुका है और पूछा भी जाएगा आगे, कि अस्पृश्यता का निषेध किस अनुच्छेद में दिया गया है। अनुच्छेद 17 किसकी बात करता है, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध, मतलब अनटचेबिलिटी, जिसे हम अस्पृश्यता को क्या कहते हैं, अनटचेबिलिटी कहते हैं, उसका निषेध। भारत में किसी भी आधार पर अस्पृश्यता को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। हमारे संविधान में अस्पृश्यता का साफ निषेध है अनुच्छेद 17 में। ठीक है, अब देखते हैं उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18। जैसे आप लोगों को याद होगा कि रॉलेट एक्ट जब 1919 में आया था और जलियांवाला बाग कांड अप्रैल 1919 में हुआ था, उस नरसंहार के से द्रवित होकर के अपने वहाँ गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, विभिन्न व्यक्तियों ने, जमनालाल बजाज ने, इन व्यक्तियों ने क्या किया था, अपनी अपनी उपाधियाँ दे दी थी। और रिसेंटली देखा जाए तो जो पहलवान थे सब ने क्या किया, अपनी अपनी जितनी उपाधियाँ उनको दी गई
वो सब क्या गंगा में बहा दिए, उन सबको कुछ ने वापस कर दिया। तो अपनी अपनी उपाधियों का निषेध अंत कर दिया। किस अनुच्छेद के तहत इन लोगों ने? अनुच्छेद 18 के तहत ही व्यक्ति को कोई भी अब जितनी उपाधियां मिली हुई हैं उसका वो बहिष्कार कर सकता है, निषेध कर सकता है, अनुच्छेद 18 के तहत। अब देखते हैं अगला दूसरा कौन सा हमारा है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम किसका है? राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है। प्रजातंत्र में स्वतंत्रता को जीवन कहा गया। क्या कहा गया है स्वतंत्रता को? तो जीवन कहा गया है। नागरिकों के उत्कर्ष और उत्थान, मतलब उत्कर्ष, व्यक्ति क्या करे? आगे विकास करे, उत्कर्ष करे, और उत्थान के लिए आवश्यक है कि उन्हें लेखन यानी कि लिखने, भाषण यानी कि बोलने की, स्पीक का, और अपने भाव व्यक्त करने की स्वतंत्रता क्या की जाए? दी जाए। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति अपने लिख सकता है, जैसे पत्रकारिता में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम स्वतंत्र हैं। तो ये अधिकार क्या होनी चाहिए? व्यक्ति को मिलनी चाहिए। और ये कहाँ पे है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में है, राइट टू फ्रीडम में है। अब देखते हैं कौन कौन से अनुच्छेद 19 में। अगर अनुच्छेद 19 की बात करें अगर, तो इसमें जो है इसके कई सब पार्ट हैं और सबको देखते जाते हैं क्योंकि सबसे प्रश्न बनता है। देखते हैं कि अनुच्छेद 19 में क्या है कि भाषण और भाव व्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि भाषण मतलब बोलना। क्या होता है? भाषण मतलब बोलने, और भाव अभिव्यक्ति, जो अपने भाव हैं, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है? अनुच्छेद 19 में बात की गई है कि आप बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, भाषण दे सकते हैं और अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यह बात कहाँ पर लिखित है? तो अनुच्छेद 19 में यह बात कही गई है। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 19 ख, ये क्या है? 19 क है, ठीक है। इसको 19 क कहिए या फिर ABC से भी डिनोट कर सकते हैं। तो 19 क। अब देखते हैं 19 ख को। तो 19 ख में क्या चीज़ दी गई है? शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्रित होने की स्वतंत्रता। जैसे प्रोटेस्ट लोग करते हैं ना, वैकेंसीज नहीं आती है उसके लिए, या फिर वैकेंसीज में बहुत सारी खामियां हो जाती है उसके लिए, इन सब चीज़ों के लिए बच्चे क्या करते हैं, या फिर बहुत सारे मुद्दों के लिए प्रोटेस्ट किया जाता है। तो वो ये वही चीज़ है कि शांतिपूर्वक निशस्त्र, बिना शस्त्र का उपयोग किए अगर आप एकत्र होते हैं और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाते हैं तो वह क्या है? यही क्या है? शांतिपूर्वक निशस्त्र एकत्र होने की स्वतंत्रता है। और यह बात कहाँ पे उल्लिखित है? कहाँ पे दिया गया? अनुच्छेद 19 ख में दिया गया है। अब कह रहे संघ या समुदाय या परिषद निर्माण करने की स्वतंत्रता। आप कोई संघ बनाएं, जैसे संघ मतलब समिति बना सकते हैं, कोई समुदाय बनाते हैं या फिर कोई परिषद निर्मित करते हैं। यह अनुच्छेद कहाँ पे दिया गया है? तो अनुच्छेद 19 ग कहता है संघ निर्माण, समुदाय या फिर परिषद निर्मित करने की स्वतंत्रता 19 ग में दी गई है। आगे देखते हैं 19 घ में क्या दिया गया है। तो 19 घ में राज्य के किसी भी कोने में निर्विरोध, निर्विरोध नहीं, ये निर्बाध होना चाहिए एक्चुअली। ये क्या होना चाहिए कि राज्य के किसी भी कोने में निर्बाध, बिना बाधा के। निर्बाध का मतलब हो गया कि आप बिना किसी बाधा के, बिना किसी रोक टोक के, जैसे आप अगर किसी कहीं विदेश में जाते हैं, किसी भी दूसरे कंट्री में जाते हैं तो आपको उसके लिए वीज़ा और पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा पासपोर्ट चाहिए तभी तो आप दूसरे कंट्री में जा सकते हैं। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए ना तो आपको कोई वीज़ा चाहिए और ना ही कोई पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यही बात कहाँ पे की गई है? 19 घ में कहा जा रहा है कि राज्य के किसी भी कोने में, यानी कि एक राज्य से किसी भी राज्य में आप निर्बाध घूम सकते हैं। इस बात की स्वतंत्रता कहाँ पे है? 19 घ में दिया गया है। अब देखते हैं 19 छ में क्या दिया गया है। तो किसी भी तरह की आजीविका के चयन की स्वतंत्रता, मतलब आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं, चाहे आपके पिता दादा ने कोई भी पैतृक व्यवसाय हो, उस व्यवसाय को छोड़ करके आप दूसरा भी व्यवसाय कर सकते हैं। मतलब आपको अपनी ऑक्यूपेशन या फिर आजीविका या व्यवसाय के चयन की पूरी स्वतंत्रता है कि आप चाहे ट्रेडिशनल आपके बाप दादाओं ने किया वो कर सकते हैं, या फिर कोई पढ़ लिख कर आप कोई अच्छा व्यवसाय कर सकते हैं। यह बात कहाँ पे किया गया है? 19 छ में यह बात की गई है। और यह एक एक लाइन से एक प्रश्न पूछा गया है, इसलिए सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अब देखते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण। कोई व्यक्ति अपराध किया और कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको भैया अपने दोष को सिद्ध करने के लिए, वह दोषी है या नहीं है, उसके लिए जो भी कानूनी सहायता उसको मिलनी चाहिए वो उसको दिया जाता है कि तुम प्रूव करो कि हाँ तुम दोषी नहीं हो, निर्दोष हो। कैसे निर्दोष हो? इस बात को
कहाँ पे कहा गया है? तो अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण दिया जाता है। कहाँ पे? तो अनुच्छेद 20 में। प्राण और शारीरिक स्वाधीनता की संरक्षण, मतलब ये चीज़ अनुच्छेद 21, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है अनुच्छेद 21 को, कि प्राण, इसे हम जीवन, इसे हम क्या कह सकते हैं? प्राण को ही तो जीवन कहते हैं ना। तो यानी कि जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, या फिर इसे ही कहा जाता है दैहिक स्वतंत्रता की बात कहाँ पे की गई है? तो अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 21। अच्छा, आगे पढ़ेंगे हम आपातकाल को। 3 तरह के आपातकाल लगते हैं, तो चाहे किसी भी तरह का आपातकाल लग जाए ना, तो अनुच्छेद 21 को ख़त्म किया किसी भी परिस्थिति में अनुच्छेद 21 को ख़त्म नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 22 क्या है, कि बंदीकरण और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 बंदीकरण और निरोध से संरक्षण की बात करता है। एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको अलग से समझाया जाएगा आपको कि बंदीकरण क्या है और निरोध क्या है, क्योंकि इससे आपका लेक्चर क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा। आगे देखते हैं अब, राज्य को यह अधिकार है कि, थोड़ा सा बस समझ लेते हैं एक ओवरव्यू के लिए, कि राज्य को यह अधिकार है कि वह किसी व्यक्ति की इन स्वतंत्रताओं पर नियंत्रण करे यदि वह समझे कि इनके प्रयोग से समाज को सामूहिक तौर पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। अगर सामूहिक तौर पर किसी व्यक्ति को हानि हो रही है तो क्या कर सकता है वह? जो इनके अधिकार दिए गए हैं, राज्य इनको सीमित कर सकता है, उसको नियंत्रित कर सकता है। जैसे व्यक्ति कोई बोल रहा है, जैसे राइट टू स्पीक दिया गया है, तो व्यक्ति अनाप शनाप कुछ भी तो नहीं बोल सकता, किसी की अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो राज्य जो क्या करेगा, उसके बोलने की स्वतंत्रता पर नियंत्रण लगा सकता है, अंकुश लगा सकता है। अब आगे देखते हैं तीसरा क्या है, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, इसको देख लेते हैं। कि संविधान के अनुसार मनुष्यों का क्रय विक्रय, यानी कि मनुष्यों को आज भी क्रय विक्रय किया जाता है, बेचा और खरीदा जाता है। बेगार मतलब बिना किसी शुल्क के, बिना पेमेंट दिए आप किसी से कार्य करवा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। तथा किसी अन्य प्रकार की ज़बरदस्ती द्वारा लिया गया श्रम अपराध घोषित किया गया है। ठीक है, यानी कि मनुष्य को आप बेच रहे हैं, खरीद फरोख्त कर रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं व्यक्तियों से, या फिर ज़बरदस्ती काम करवा रहे हैं, तो वह क्या होगा? अपराध की श्रेणी में आएगा। और यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों को कहाँ पे? कारखाने में, खान यानी कि कोयले के खान वगैरह होते हैं, और अन्य संकटमय नौकरी में नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि ये उम्र याद रखिएगा, पूछा जाता है बहुत बार कि शोषण के विरुद्ध अधिकार में, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु का अगर बच्चा है, 14 साल का नहीं है, तो ना तो आप कारखाने में लगा सकते हैं, ना ही कोयले की खदानों में या फिर खानों में लगा सकते हैं, और ना ही जो भी रिस्की जॉब्स हैं वहाँ पे आप नहीं लगा सकते हैं। यह बात कहाँ पे की गई है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में यह बात बताई गई है। अब आगे देखते हैं, चौथा क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, इसको जानते हैं। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के द्वारा भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यानी कि भारत कैसा राज्य है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, मतलब कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। व्यक्ति जो है अपने अपने धर्म को मानने के लिए क्या है? स्वतंत्र है। राज्य का उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित किया गया, मतलब दिया गया है 25 में, 26 में, 27 में और 28 में। राज्य में किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। बात वही है कि राज्य जो है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ कि धर्म विरोधी राज्य नहीं, राज्य धर्म का विरोधी नहीं है, बल्कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं हो, राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति की आय, नैतिकता, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए बिना अपना धर्म पालन करने की संपूर्ण अधिकार ही क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अब आगे देखते हैं, पांचवा क्या है? संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कौन कौन से हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स क्या हैं? तो इन राइट्स के बारे में, इन अधिकारों के बारे में जानते हैं। तो कह रहे हैं कि संविधान द्वारा भारतीय जनता की संस्कृति को बचाने का भी प्रयास किया जा रहा है। जैसे अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हितों की रक्षा की व्यवस्था की गई है।
अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति से संबंधित हितों की रक्षा की व्यवस्था कहाँ पे की गई है? तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार में इस बात को कहा गया है। और यह बताया गया है कि नागरिकों के किसी भी समूह को जो भारत या उसके किसी भाग में रहता है अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, कि क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक हो, वह चाहे कहीं रहता हो, भारत के किसी भी 28 राज्य और 8 यूटीज़ में कहीं भी रहता हो, वह अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या कर सकता है? सुरक्षित और संरक्षित रख सकता है, उसको इसका राइट है। आगे देखते हैं, धर्म के आधार पर किसी भी इंसान को शिक्षण संस्थान में नाम लिखने से नहीं मतलब अगर कोई व्यक्ति धर्म के आधार पर किसी को अपनी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में नामांकन नहीं दे रहा है, प्रवेश नहीं दे रहा है, तो उसको नहीं रोका जा सकता। वह रोक नहीं सकता है धर्म के आधार पर कि तुम फला धर्म से हो तो तुम्हें हम अपनी सरकारी संस्थान में एडमिशन नहीं देंगे या फिर नामांकन नहीं देंगे, प्रवेश नहीं देंगे। यह बात क्या कहाँ पे की गई है? तो यह बात जो है बताई गई है आप लोगों को संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार में, कि कोई भी व्यक्ति धर्म के आधार पर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन, नामांकन लेने से आपको नहीं रोक सकता है। अब देखते हैं कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करता है। अब देखते हैं इनके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जिसे हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। क्या है ये? फंडामेंटल राइट्स को अतिक्रमण से बचाने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया है। अब एक प्रश्न ये भी बना हुआ है कि किसे मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, संविधान को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो हमेशा कंफ्यूजन बनी रहती है कि या तो संविधान या फिर सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन मौलिक अधिकारों का संरक्षक हमेशा किसे माना जाता है? तो सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि व्यक्ति मौलिक अधिकारों के लिए अगर कोई बड़ा कोर्ट है अपने वहाँ अंतिम रूप से कहीं जा सकता है तो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना करने का अधिकार है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक तो आपको बात समझ में आई होगी। और एक और बात बताते हैं एडिशनल फैक्ट के रूप में कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा हुआ प्रश्न पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो अनुच्छेद 32 या फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज या फिर संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें याद रखिएगा, आपको नाम भी याद रखना है और अनुच्छेद भी याद रखना है। अब आगे देखते हैं कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं? क्योंकि पहले कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, बाद में 6 किए गए संविधान संशोधन करके। आगे हम देखेंगे उस चीज़ को भी। लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार क्यों नहीं है, इस चीज़ को समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में एक और मौलिक अधिकार था जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते थे। अब देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन होता है और यह कब होता है? तो 1978 यानी कि 1978 में 44वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। तो प्रश्न ये भी पूछता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों किया गया। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यह अधिकार समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करने और लोगों के बीच धन संपत्ति को न्यायसंगत रूप से वितरित करने की दिशा में बाधा साबित हो रहा था। ठीक है, मतलब जैसे किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, किसी के पास कम प्रॉपर्टी है, इन सब चीज़ों से लेकर भेदभाव समाज में उत्पन्न हो रहा था। इसीलिए मौलिक संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक कानूनी अधिकार दे दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बहुत बार इसको पूछा जाता है। अब देखते हैं
कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं तो कैसा अधिकार है, तो यह कानूनी अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है। और प्रश्न ये भी पूछा गया है, याद रखिएगा, कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या संवैधानिक अधिकार है, तो कैसा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब ये तो था हमारा क्या, मौलिक अधिकारों की बात थी। अब देख लेते हैं मौलिक कर्तव्य, क्योंकि अधिकार के साथ साथ व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए, जो कि क्या होता है, इम्पॉर्टेंट होता है हर व्यक्ति के लिए, कि अगर आपके पास कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, तो आपके पास कुछ कर्तव्य भी होते हैं। तो देख लेते हैं हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं, और यह इसकी बात कहाँ पे की गई है, तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 51 क में। अनुच्छेद 51 क किसकी बात करता है, तो मूल कर्तव्यों की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। अभी तक तो हम फंडामेंटल राइट्स को देख रहे थे, बट अब हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी कितनी हैं। अच्छा, एक और बात उठती है कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे संविधान जब बना तब था, तो क्या है आंसर, नहीं, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था संविधान संशोधन करके। अब कौन सा संविधान संशोधन हुआ, कौन सी समिति थी, इसको देख लेते हैं कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति मूल कर्तव्यों से संबंधित है, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है, मूल कर्तव्यों से, यानी कि ये सरदार स्वर्ण सिंह थे। इसी समिति की अनुशंसा पर या इसी समिति ने सिफारिश की कि हमारे संविधान में अगर फंडामेंटल राइट्स हैं तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, तभी संविधान संशोधन किया गया। और इस समिति का गठन कब हुआ था, 1976 में, 1976 में हुआ था। अब देख लेते हैं कि इसे 1975 से 77 के, जब 1975 और 77 में आपातकाल लगा था, उसी दौरान मूल कर्तव्यों के महत्व की संबंध संस्तुति देनी थी। मतलब कि मूल कर्तव्य और आवश्यक समझे गए कि अगर व्यक्ति के पास राइट्स हैं तो ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो देख लेते हैं आगे कि स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की कि संविधान में मूल कर्तव्य अलग होने चाहिए। नागरिकों को अधिकारों के प्रयोग के साथ साथ अपने कर्तव्यों को निभाना भी आना चाहिए। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार करते हुए 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो प्रश्न बनता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। और इसी समय भाग 4 क जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, पार्ट 4 क या पार्ट 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद कौन सा है, तो अनुच्छेद 51 क है, लेकिन भाग कौन सा है, तो 4 क में इसको जोड़ा गया। किसको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। कहाँ पे, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। समिति कौन थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने, यानी कि स्वर्ण सिंह ने उस समय 8 मूल कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन अभी संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति ने कितना रिकमेंड किया था, तो 8 मूल कर्तव्यों की बात स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अब देखते हैं कि लेकिन अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। जोड़ा गया कितना, अनुच्छेद 51 क में 10 मूल कर्तव्य। और 2002 में 86वां संविधान संशोधन होता है और इसके द्वारा एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि क्या था, 6 से 14 वर्ष के बालकों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। इसी को 86वां संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था और 11वां मूल कर्तव्य बन गया था। तो टोटल कितने मूल कर्तव्य हो गए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई 11th हो गई, 11 हो गई। अब देख लेते हैं सबको एक एक कि क्या क्या हमारे 11th फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। तो भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं, मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, पहली ड्यूटी क्या है हमारी, तो पहली ड्यूटी ये है फंडामेंटल ड्यूटी कि संविधान का पालन करें। जो हमारा संविधान बना है उसका क्या करें, पालन करें, और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज जो हमारा राष्ट्रीय तिरंगा है, और राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन का, राष्ट्रगान हमारा क्या है, जनगण मन है, उसका यानी कि राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का हम क्या करें, सम्मान करें। यह हमारा पहला फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। मैं नंबरिंग पे इसलिए ध्यान दे रही हूँ क्योंकि प्रश्न जो है आरओ में भी और पीसीएस में भी पूछा गया है कि सीधा नंबरिंग से पूछ लिया गया है कि किस नंबर पे कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है। तो इसीलिए एक बार ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान कहाँ पे दिया गया है, तो यह पहली फंडामेंटल ड्यूटी है हमारी। अब सेकंड क्या है, दूसरी क्या है कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, स्वतंत्रता के लिए जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले
उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखना। यानी कि जो भी स्वतंत्रता जब हमको मिली थी उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे और उनमें जो भी उच्च आदर्श यूज किए गए थे, जैसे कि स्वतंत्रता, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, तो ये सब क्या थे उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के उच्च आदर्श थे। और उन उच्च आदर्शों को हम क्या करेंगे, अपने हृदय में क्या करेंगे, सजो कर रखेंगे। यह हमारा दूसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब तीसरा फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मौलिक कर्तव्य हमारा क्या है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की हम उसे अक्षुण्य बनाए रखें। जो भारत की संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, उसकी रक्षा करना हमारी ड्यूटी है और उसको अक्षुण्य बनाए रखना भी हमारा क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब देखते हैं फोर्थ नंबर का कि देश की रक्षा करें, अपने देश की रक्षा करें और युद्ध इत्यादि की स्थिति में आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। जैसे कारगिल युद्ध हुआ था तो उस समय हमारे जवान तो लड़े ही थे, लेकिन आम नागरिक का क्या काम होगा। कारगिल युद्ध कहाँ पे होता है, कारगिल पे हो रहा होगा, लेकिन उस समय आम नागरिक क्या करेगा। तो आम नागरिकों ने क्या करा था, शांति व्यवस्था बनाए रखी थी और जितने भी उस समय घायल पुलिसकर्मी हमारे जवान होते थे, जितने भी घायल जवान थे उनको क्या करते थे, सुविधाएं पहुंचाते थे। आम नागरिकों ने उस समय क्या करा था, कारगिल के समय बहुत हेल्प करी थी। तो यही बात इसमें की गई है फंडामेंटल ड्यूटीज़ फोर्थ में कि देश की अपनी रक्षा करें और यदि राष्ट्र आह्वान कर रहा है कि भाई हमें आपकी ज़रूरत है तो आप क्या करिए, हेल्प करिए, जैसे कारगिल में किया गया था। अब देखते हैं कि भारत के सभी लोगों में, पांचवा क्या है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से क्या हो, परे हुए। यानी कि इन सब, ना तो धर्म, ना तो भाषा, ना तो आप किस प्रदेश से हैं, किस वर्ग से हैं, किस संप्रदाय से हैं, इन सब बातों से दूर हों और तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। कि जहाँ पर जो ऐसी प्रथाएं हैं, जैसे सती प्रथा, सती प्रथा क्या था, 1829 में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के लिए अथक प्रयास किया और इसको क्या अनंततः समाप्त करवा दिया। तो ये सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर स्त्री का पति मर जाता था तो ना चाहते हुए भी स्त्री को अपने पति के साथ क्या होना पड़ता था, सती होना पड़ता था। कुछ स्त्रियां थी जिनको जो इच्छा रखती थी, बट कुछ स्त्रियां थी जो इच्छा नहीं रखती थी सती होने का, उन्हें ज़बरदस्ती सती किया जाता था। तो यही जो ऐसी प्रथा थी, सती प्रथा ऐसी प्रथा थी जो स्त्री के सम्मान के विरुद्ध थी। तो ऐसी प्रथाओं का क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यह कहाँ पे बात की गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 5 में। अब देखते हैं कि हमारा मौलिक कर्तव्य 6 क्या है। हमारी सामसिक यानी कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। जो हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति है, उसकी जो परंपरा है, सदियों से वो परंपरा चली आ रही है, उसका हमें महत्व समझना चाहिए और उसका क्या करना चाहिए, परिरक्षण करना चाहिए। जैसे आजकल पश्चिमीकरण हो गया है, सभ्यता का भी, सभ्यता क्या होता है कि जो हमारे आसपास हमारी चीज़ें हैं, हमारी सभ्यता है, पेन, पेंसिल, कंप्यूटर, जो भी चीज़ें क्या है, सभ्यता है। जैसे आजकल कपड़ों का पश्चिमीकरण हो गया, रहन सहन का पश्चिमीकरण हो गया। यही चीज़, यही बातें कह रही हैं कि हर चीज़ का पश्चिमीकरण तो हो रहा है, लेकिन जो हमारी सभ्यता है, पुरानी हमारी जो वैदिक संस्कृति है, उसका भी हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, उसको भी बनाए रखना चाहिए। आधुनिकता बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी वैदिक चीज़ों से, अपने मूल से, जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। यह बात कहाँ पे की गई है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ 6 में यह बात की गई है। अब देखते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ 7 क्या है, हमारे 7वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है। तो पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन आते हैं, झील आते हैं, नदी आती हैं, वन्य जीव आते हैं और इनकी क्या करना है, रक्षा करना तथा उनका संवर्धन भी करना है। तथा प्रमाणी मात्र यानी कि प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। जो भी मतलब लिविंग थिंग्स हैं, एक तरह से इसको हम लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं कि जितने लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति हम क्या करें, तो अपनी दया या फिर काइंडनेस को बनाए रखें। पर्यावरण की रक्षा के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आ रही हैं, तो वन आ रहा है, झील आ रहा है। अपने वनों को बचाएं, झीलों को हम क्या करें, बचाएं, नदियों को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने का मतलब क्या है कि नदियों में हम कूड़ा कचरा ना फेंकें, नदियाँ क्या रहेंगी, स्वस्थ रहेंगी। वन्य जीव जितने भी हमारे हैं उनके हम रक्षा करें। यह बात कहाँ पे की गई है, तो मौलिक कर्तव्य 7 में। अब देखते हैं हमारा मौलिक कर्तव्य 8वां क्या है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। मतलब कि व्यक्ति
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखे, केवल और केवल भाग्यवादिता पर न आश्रित रहे, बल्कि वह क्या करे, साइंटिफिक दृष्टिकोण से भी चीज़ों को सोचे समझे, मानववाद और ज्ञान को डे बाय डे अपने ज्ञान को इन्हेंस करता रहे, ज्ञान को अर्जित करता रहे। अब देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य 9वां क्या कह रहा है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति क्या है, बसें हैं, रेलवेज हैं, ये सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है, किसी की संपत्ति नहीं होती है, ये सरकार की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी हमें क्या करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और हिंसा से दूर रहें। जैसे कि कभी कभी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट करते करते लोग क्या हो जाते हैं, हिंसक हो जाते हैं, तो बसें फूंक दी जाती हैं, ट्रेन में आग लगा दी जाती है, ये सभी क्या है, सार्वजनिक संपत्ति है और इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए तथा हिंसा से दूर रहना चाहिए। यह मौलिक कर्तव्य 9 में बताया गया है। अब देखते हैं मौलिक कर्तव्य 10वां हमारा क्या है। तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि, चाहे आप व्यक्तिगत तौर पे भी प्रयास कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए या फिर सामूहिक तौर पे, अब सभी क्षेत्रों में अपने आप को आगे बढ़ाने का निरंतर, सतत मतलब निरंतर डे बाय डे प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसा हर व्यक्ति करता है और हर व्यक्ति को करना चाहिए कि डे बाय डे अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगा। बिल्कुल सही बात है कि अगर एक व्यक्ति या एक व्यक्ति का समूह अगर नई उपलब्धि और ऊंचाइयों को प्राप्त करता है तो उससे उसके साथ साथ उसका देश, उसका राष्ट्र क्या होता है, उन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। अब देखते हैं कि अंतिम मौलिक कर्तव्य यानी कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, और यह सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसको कई बार पूछा जा चुका है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है 11वां, कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बीच, यानी कि 6 से 14 वर्ष के जो भी बालक हैं, अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। यानी कि माता पिता के लिए यह ड्यूटीज़ किसके लिए थी, तो माता पिता के लिए यह ड्यूटीज़ थी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको क्या करें, शिक्षा का अवसर ज़रूर उपलब्ध करवाएं, उनको शिक्षित ज़रूर करें। यह कर्तव्य कब ऐड किया गया, क्योंकि संविधान में कितने थे, स्वर्ण सिंह समिति ने 8 रिकमेंड करा, बट जोड़ा कितना गया, 10। लेकिन 11वें मूल कर्तव्य को कब ऐड किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 होता है और उसी के तहत इसको जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा, हर माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने बच्चे को यह शिक्षा उपलब्ध करवाए। अब आई होप क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा, तो क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले लेक्चर में।